નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવું કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરે છે. આજે આપણી સાથે છે એક એવું વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ કે જે પોતાની વાતોથી, પોતાના અનુભવોથી અનેકો લોકોના જીવનમાં બદલાવ લાવે છે. સ્પિરિચ્યુઅલ ગુરુ તરીકે ઓળખાતા ગ્રેટ અવેકનિંગ નામના સતત કાર્યક્રમોને યુટ્યુબ પર એમના પોતાની વાતો કહીને જે બહુ જ પ્રચલિત થયા છે. અમદાવાદમાં તેઓ પહેલી વખત આવ્યા છે. प्रवीण भाटिया जी हमारी साथ है. प्रवीण जी, आपका स्वागत है. थैंक यू वेरी मच. प्रवीण जी, सबसे पहले तो ये लाइफ कोच जो अपने आप को बहुत लोग कहते हैं, तो ये होता क्या लाइफ कोच की? मेरे हिसाब से बहुत सारी डिग्रीज कभी तक किसी ने दी नहीं है. यस. तो व्हाट इज द लाइफ कोच? क्योंकि ये कहता है कि हम लाइफ कोच है, ये कहते हैं हम लाइफ कोच है. होता क्या है? लाइफ कोच का रोल क्या होता है? सो बेसिकली लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल कोई ना कोई उनका एस्पेक्ट बिगड़ा हुआ होता है. सो देयर आर डिफरेंट लाइफ कोचेस. सो इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्पिरिचुअलिटी. आई वुड से न्यू एज स्पिरिचुअलिटी. इट्स नॉट रियल स्पिरिचुअलिटी बट एनी हाउ पीपल उसको कन्विंस सोचते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है, लेकिन इतना बड़ा हिस्सा नहीं है. अच्छा, तो कनेक्ट करने के लिए आपने बोला कि न्यू वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी है, तो ये यही हुआ. बात सीधी स्पिरिचुअलिटी पे आ जाता है. प्रवीण जी, कई बार देखा गया है कि स्पिरिचुअलिटी में इतने सारे लोग, इतने सारे तरीके, इतने सारे स्थान, लोग कंफ्यूज होते हैं कि Yes. सही में क्या है, सही रास्ता कौन सा है, सही केंद्र बिंदु क्या है. तो ये क्या ऐसा माना जाए कि एक ही जगह पे पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं? इसको हम इस तरह कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है. जो डिस्ट्रैक्शन है वो उस जगह पहुंचा नहीं सकता. जाना इस डायरेक्शन में है लेकिन डायरेक्शन यूं की हुई है तो कभी नहीं पहुंचेंगे. इस स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारा मैनिपुलेशन है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि अल्टीमेटली गोल एक ही जगह पहुंचने का है, वो किसी भी धर्म के थ्रू हो या स्पिरिचुअलिटी के किसी भी तरीके में हो. और बेसिकली क्या है स्पिरिचुअलिटी? मेरे शब्दों में बहुत आसान है. मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये जानना कि मैं कौन हूँ. जो जिसकी भी क्वेस्ट इस तरफ लग जाएगी वो सही जगह पहुंच जाएगा. ग्रेट अवेकनिंग, मेरे हिसाब से ये टाइटल आपने जब से लोगों के सामने रखा, बहुत सारे लोग ये टाइटल से ही प्रभावित हुए थे. उनको लगा कि यार ये कुछ होगा अंदर. जी. लेकिन ये अंदर होगा, उससे पहले प्रवीण जी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी. प्रवीण जी को भी अपने आप से बहुत मशक्कत करनी पड़ी होगी. कोई भी इंसान पैदाइशी तो ग्रेट अवेकनिंग के मोड में पैदा नहीं होता. तो ये सही में अवेकनिंग या तो ग्रेट अवेकनिंग प्रवीण जी को कब महसूस हुआ था? जी, मेरे लिए तो अवेकनिंग ही है. ग्रेट अवेकनिंग हम इसको कलेक्टिव सेंस में कहते हैं क्योंकि ग्लोबली कॉन्शियसनेस का शिफ्ट हो रहा है. मेरी अवेकनिंग इनफैक्ट धरती पे कॉन्शियसनेस का एक शिफ्ट हो रहा है. बहुत सारे लोग जो ये मानते थे कि 2012 में धरती का अंत हो जाएगा, पुरानी सभ्यता का अंत हो जाएगा, माया कैलेंडर खत्म हो रहा है, वो समय से एक कॉन्शियसनेस का शिफ्ट है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है. मैं उससे पहले कुछ मेरी स्टार्ट हुई 2008 में. नॉर्मली जीवन था, बैंक में मैं जॉब करता था एंड सो ऑन, जैसे दुनियादारी चलती है. वहाँ पे मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है, तो वहाँ से मैंने शुरुआत की. लेकिन प्रोसेस नॉर्मली स्लो होते हैं, करते करते 2015, 16, 17 तक ज़्यादा कुछ हुआ नहीं. तो फ्रस्ट्रेशन भी होता था कि मेरा, जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि रास्ते इतने सारे हैं, डिफरेंट रास्तों पे मैं चला कि ये शायद सही हो, शायद ये सही हो. फाइनली मुझे जब अवेकनिंग हुई, आई नो कि वो सब उस तैयारी का हिस्सा था. बेसिकली मेरी 2020 ऑनवर्ड्स अवेकनिंग जिसको मैं कह सकता हूँ. 2008 की बात बताइए, यानी 16 साल पहले. तो प्रवीण जी, 16 साल पहले हुआ था क्या? कैसे आए अंदर? उससे पहले तो आराम से मस्ती से जीवन जीना होता था, कोई स्केड्यूल नहीं होगा. जी. तो हुआ क्या? वो पहली घटना मुझे जाननी है. मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग भी ये जानना चाहेंगे कि प्रवीण जी जो आज लोगों को बता रहे हैं, लोगों को रास्ता बता रहे हैं, लेकिन वो पहला क्या घटना क्या हुई थी? जब उस समय लगा कि लोग बड़ी बातें करते हैं मेडिटेशन, तो मुझे भी मेडिटेशन करना चाहिए. मैं जर्मनी में रहता था तो मेडिटेशन के कम चांसेस थे. तो मैंने कभी एक शब्द सुना था विपस्सना, इंडिया में. तो मैंने विपस्सना सर्च किया, लकली जर्मनी में सेंटर मिल गया. तो मैंने कहा चलो 10 दिन चले जाते हैं. ओके. गुड थिंग भी कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. मैं बिना एक्सपेक्टेशंस के वहाँ गया. उन्होंने कहा कि यहाँ पे किताब, मूवी, मोबाइल सब कुछ आप रख दो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते. ओके, सब दे दिया. 10 डेज मौन में रहना, आंखों से बात भी नहीं करनी. अंतर्मुखी हुए. जब अंतर्मुखी हुए तो 8, 9, 10 डेज ब्लिस का अनुभव हुआ, आनंद का अनुभव हुआ जो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं था.
लोग सोचते हैं खाने से खुशी मिल जाएगी, कार से खुशी मिल जाएगी, कुछ भी नहीं था, सब कुछ उन्होंने ले लिया। खाना भी बहुत सिंपल एक टाइम मिलता था, लेकिन अंदर आनंद था। देन आई रियलाइज कि कुछ एक मिस्टीरियस डायमेंशंस हैं जो ह्यूमन के पास उनकी एक्सेस नहीं है। वहाँ से ये 10 दिन का जो अनुभव था उसने मुझे इसकी ओर बहुत तेजी से आकर्षित किया। ओके, तो चलो 2008 से पहले की जर्मनी वाली बात आपकी जानना चाहेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत कम जगह आपने बताया कि पूरी जर्नी कैसे हुई, बचपन कहाँ था, जवानी कहाँ हुई, जी। फैमिली क्या है जी। और जर्मनी कैसे पहुंचे। जी, बहुत सिंपल बैकग्राउंड। फादर और इससे पहले ग्रैंडफादर मेरे पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे एंड मेरे दादा दादी इंडिया नहीं पहुंच पाए। मेरे ताया जी जो 14 साल के थे और मेरे फादर 3 साल के थे और एक भाई और था। उनके लिए स्ट्रगल का समय था। उनकी कहानियां सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारे बच्चों को ये संघर्ष ना करना पड़े। तो पढ़ाई की, बैंक में जॉब कर लिया, नॉर्मली ज़िंदगी ऐसे चलती रही। जो टर्निंग पॉइंट थे, लेकिन अगर मैं अब देखता हूँ अपने जीवन को पीछे मुड़ के, तो वो सब मुझे उस ओर खींच रहे थे। जैसे आपने एक शब्द पूछा था कि आपने बड़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी। मुझे ज़िंदगी में चीज़ें अपने आप मेरे पास आई, मशक्कत कम करनी पड़ी। इसका बहुत फ़ायदा हुआ। किसी को कोई भी चीज़ जब मशक्कत से मिलती है तो वो उसको बहुत प्यार से सहेज के रखता है, उससे वो आइडेंटिफाइड हो जाता है, उसके अहंकार पे एक लेवल लग जाता है। मुझे ये चीज़ मैं करता हूँ, मैंने बड़ी मेहनत से पाई है, मेरे पास आसानी से आती गई, इसलिए आइडेंटिफिकेशन कम हुआ। और फादर रिलीजियस पर्सन थे, लेकिन रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट है। वो रिलीजियस पर्सन थे। मैंने देखा कि वो जो रिलीजियस में करते हैं उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस उनकी चेतना के विकास में नहीं हो रहा। तो ये सब बातें मेरे दिमाग में थी। लेकिन जो अच्छा पॉइंट हुआ, मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दी, उस समय जर्मनी में चला गया और थोड़े समय बाद वहाँ पे मुझे फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ा। उस स्ट्रगल ने मुझे बहुत मजबूत किया। वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था। इससे पहले शायद मैं एरोगेंट था, क्योंकि बड़ा बेटा था और पूरी सोसाइटी में, रिलेटिव्स में मुझे एक ओबीडिएंट और परफेक्ट माना जाता था। समाज की जो आइडियल है उसका मैं एक तरह से प्रतीक था, समाज के आइडियल होने का। जब वो टूटे, आइडेंटिटी टूटी, एरोगेंट टूटी, तब उसको हम पा पाए जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो 2008 का वही फेज था जब मैं फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा था। सो रियल अवेकनिंग हम वही बोल सकते कि आदमी को अपने बारे में जो भी गलत चीजें हैं वो या तो फाइंड आउट करे और फाइंड आउट करने के बाद उसे तोड़ने की कोशिश करे, या तो फिर क्या ऐसे ऊपर वाला सिचुएशन बनाता ही है कि एक दिन ऐसा देता है कि जो आपको आपका गुरूर है वो तोड़ ही देता है। यस, इसकी चेतना की जर्नी को कई तरीके से देखा जा सकता है। नापने की मशीन भी आजकल बनने लगी है, क्योंकि ह्यूमन बहुत फाइन होता जा रहा है। फाइन मशीनें इनको मेजर कर सकती हैं, वाइब्स को। लेकिन एक चेतना की जर्नी को नापने का तरीका है टैरेट कार्ड। उसमें जो 15th कार्ड है उसमें एक टावर है। वो टावर उस आदमी ने ईंट ईंट लगा के बड़ी मेहनत से बनाई, टावर काफ़ी ऊंची, और वो ब्रेक होती है। 2 लोग गिरते हैं, एक मर जाता है, दूसरा सरवाइव कर जाता है। कुछ लोगों को बनी हुई टावर का गिरना जरूरी है। मेरे लिए जरूरी था। अगर मेरे लिए नहीं गिरती तो मैं अपने आप तोड़ने की मेरे अंदर क्षमता नहीं थी। अर्जुन के लिए जरूरी था। एक राजा, उसको भीख मांगनी पड़े, एक वीर पुरुष को ट्रांसजेंडर बन के रहना पड़े 1 साल तक, और उसके बाद उसको इस गंभीर स्थिति में ले आए जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, पितामह भीष्म को अपने, या अपने गुरु को, उनके साथ स्ट्रगल करना पड़े। ये इसी का प्रतीक है। तो मेरे केस में जरूरी था, लेकिन मैं समझता हूं सबके केस में जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत संघर्ष से सीखें, संघर्ष के बिना भी, लेकिन संघर्ष के साथ, और या तो ऐसी कोई चोट लगने के बाद जब ऊपर आता है। अभी जो एक टिपिकल वर्ड यूथ में चला कि किक लगनी चाहिए, और किक इंसल्ट होती है, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा किक लगती है। yes, बात यही पे रोकूंगा। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, विराम बाद बात करीशु बीजा तबकानी प्रवीण जी साथ है। किक लगना जरूरी है, और किक तभी लगती है जब इंसल्ट होता है। उसके बाद जो रिएक्शन आप कैसा करोगे ये डिपेंड करता है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे लोग, जो उसके वेरिएशन है वो सब झूठ है।
વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। प्रवीण जी, आपने बताया कि किक वहीं से शुरू करते हैं। तो आप कुछ बता रहे थे कि किक लगना जरूरी है और किक तभी लगती है जब इंसल्ट होता है। यस, किक के लेकिन जो किक तो लगी, उसके बाद जो रिएक्शन आप कैसा करोगे ये डिपेंड करता है। किक के बाद अगर आप चले गए कि मुझे बदला लेना है, मुझे Revenge वाली- साबित करना है, एग्जैक्टली, देन उस किक का असर स्पिरिचुअलिटी में नहीं होगा। हो सकता है आप कुछ अचीव करके दिखा दो समाज को, लेकिन अचीवमेंट स्पिरिचुअलिटी में आपको किक लगी और आपको गीता का ज्ञान मिल जाए, इतनी किक लगे, सब लोग नहीं ले पाते। तो किक हमेशा इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के लिए इफेक्टिव होती है और जरूरी है। ओके, चलो अभी वापस आ जाते हैं वही जो आपके प्रोग्राम के बारे में। ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे लोग एक अलग अलग टाइटल से अपने शिविर चलाते, सेमिनार चलाते और सब बोलते कि हम अलग है, बाकी से अलग है। तो ये तो वो वाला हो गया कि जैसे कोई भी फिल्म जब रिलीज होती है तो उससे पहले जब उसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या तो फिल्म स्टार से पूछा जाता है कि आपके फिल्म के बोले ये फिल्म थोड़ी हटके है। तो ये क्या? जी, सी यही बेसिकली जो सत्य है वो एक होना चाहिए, जो उसके जो वेरिएशन है वो सब झूठ है। सत्य तो एक ही होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट रास्ते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने जब इस रास्ते में 2008 के लिए के बाद मैंने अपने लिए रास्ता ढूंढा, तो मैं डिफरेंट जगह गया, तब मैंने इसके बहुत सारे भ्रम देखे। बहुत सारे रास्ते, मैं कहता हूँ 80 to 90% फ्रॉड है। मैं ये कहता हूँ तो लोग सोचते होंगे कि अपने आप को अच्छा कहने के लिए वो भी तो यही कह रहे हैं कि मेरा सही है, फिर आपकी बात में अंतर क्या है। लेकिन आप एक स्टेज पे जाके देखोगे तो आपको बहुत क्लियरिटी से समझ आ जाएगा। लेकिन उनका भी एक पर्पस है। जैसे वाइब है, एक वाइब को वो अट्रैक्ट करती है, या आप इसका उल्टा कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा जो कलेक्टिव मास है वो उनको क्रिएट करता है, उनको एक्सपीरियंस करने के लिए। तो उसके थ्रू वो इवॉल्व होता है, वो उसको रिजेक्ट करता है कि नहीं ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, फिर फाइनली वो वहां पहुंच पाता है जो उसके लिए। तो प्रवीण जी, यहाँ पे ये आपकी बात को मैं थोड़ा अगर आगे ले जाऊं तो क्या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी कोई भी ऐसी चीज जो कोई अच्छे आशय से कोई बंदा शुरू करता है या तो कोई ग्रुप शुरू करता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो इंस्टीट्यूट, वो संस्था या तो व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तब वेस्टेज इंटरेस्ट थोड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक अर्थ में जिसको हम कलयुग कहते हैं या डार्क एज कहते हैं, इस डार्क एज की एक पावर है, ये पावर करप्ट कर देती है। जैसे पॉलिटिक्स में जो भी लोग आए उसमें कई लोग बहुत अच्छे मोटिव से आए। आईएएस जो लोग बने उनके बहुत अच्छे मोटिव थे। सेम वे विद द डॉक्टर्स, वो लोगों का इलाज करना चाहते थे, लोगों को जीवन देना चाहते थे, लेकिन करप्ट हो गए क्योंकि सिस्टम करप्ट था। दे बिकेम पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। इट हैपेंस टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग स्पिरिचुअलिटी। वो लोग शायद शुरुआत में अच्छा बनना चाहते हो, लेकिन जब जब सिस्टम ने उनको करप्ट कर दिया। आप देखो कि एक भारत एक सेकुलर देश है, आप इसमें स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कुछ कर नहीं सकते। अगर आप डोनेशन लेना चाहते हो तो आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। जब आप ट्रस्ट बनाते हो फिर उसकी गाइडलाइंस हैं, उसमें फिर रास्ते निकालने पड़ते हैं। इसीलिए जब भी हम बड़े बनते हैं उसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जब वो कंप्रोमाइज़ होते हैं तो वो सिस्टम धीरे धीरे करप्ट हो जाता है, और ये सच का रास्ता है। इस सच में थोड़ा भी करप्शन उसको आगे चलने में बहुत बड़ा करप्ट कर देता है। वो अपनी जगह से, मूल उद्देश्य से डेविएट हो जाते हैं। इसलिए मुझे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। तो प्रवीण जी, इस गंदगी से दूर रहने के लिए, क्योंकि अगर आपको समझ है कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है, तो उसके लिए आपने क्या डिजाइन बनाया? क्योंकि ये भी संस्था भी धीरे धीरे बहुत बड़ी होने जा रही है, तो क्या इसमें भी ये चीज को रोकने के लिए क्या प्रवीण जी ने अपना कुछ मूल मंत्र दिया है? बाकी जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, आपसे साथ जुड़ते हैं, या तो आपने आपको खुद को? जी, मेरी जो गुरु थी उन्होंने इंसिस्ट करने पे मैंने बोलना शुरू किया। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और पब्लिक में बोलना मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने बोला। तो उनकी बात मैंने मानी, उनसे एक प्रॉमिस मैंने लिया कि जब भी कभी आपको लगेगा कि मैं 1 मिलीमीटर भी डेविएट हो गया हूँ, उस दिन आप मुझे वार्न कर देना, मैं उस दिन सब छोड़ दूंगा। ये कमिटमेंट मेरा अपने साथ है, तो मैं उसी दिन सब छोड़ दूंगा जिस दिन भी मुझे लगा कि मैं डेविएट होना शुरू हो गया। क्योंकि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता ये कॉस्ट। इस समय एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है, उस शिफ्ट में हम एक जीवन में मुक्त हो सकते हैं। इतनी बड़ी चीज जो मुक्ति मिल रही है, उसके लिए अगर थोड़ा सा मेरा प्रचार हो जाए, थोड़ा सा नाम हो जाए, या मैं बड़ा हो जाऊं, ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है मेरे लिए पे करना। इसलिए मैं इमीडिएटली छोड़ देंगे। गुरु के बारे में बताइए कुछ। आपने बताया कि उनको मैंने बोल दिया, कौन गुरु, किसको मानते हैं आप?
मैं 2 गुरु को मानता हूँ। मेरी जो मेन प्रैक्टिस थी वो क्रिया योग है। इंडिया में बहुत लोग करते हैं, बहुत फेमस है। अभी तक ये टेक्निक बहुत हिमालय के मॉन्क करते थे, गृहस्थ लोग भी करते हैं। उनको सारी 6 क्रिया, हाईएस्ट इसमें 6 क्रिया हैं। हाईएस्ट क्रिया बहुत कम लोग करते हैं, उनको सारी क्रिया नॉन फिजिकल फॉर्म में मिली। ओह! दैट इज़ वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ दिस डिवाइन प्ले। उनको सारी क्रिया जब मिली तो उन्होंने वो क्रिया मुझे 1 बाय 1 दे दी। तो उस क्रिया की मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वो मेरी गुरु हैं। और इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि डिवाइन प्लान इतना परफेक्ट है, जैसे मुझे सारी चीज़ें मैंने पहले कहा मशक्क़त से नहीं मिली, वो जापान में पैदा हुई, जर्मनी में शिफ्ट हुई। मैं इंडिया में पैदा हुआ और मेरे परिवार का पहला पर्सन कभी कोई नेपाल भी नहीं गया। मैं जर्मनी शिफ्ट हुआ अपनी सिक्योर बैंक का जॉब छोड़ के। वहाँ पे हम लोग मिले और उनकी ये नॉलेज मुझे मिली और आसानी से मिली। वो मेरी गुरु हैं, मेंटर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई। तो मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक जापानीज़, एक इंडियन, दोनों मिले जर्मनी में जी। और वहाँ से वो बात अगेन वापस आ रही है हिंदुस्तान में। स्पिरिचुअलिटी पे दावा किया जाता है भारतवर्ष का कि ये भारतवर्ष ने दिया हुआ वरदान है पूरे विश्व को। आपने इसमें बहुत सारा अभ्यास भी किया है। क्या-क्या बताएंगे लोगों को कि स्पिरिचुअलिटी का रियल जो सेंटर था, या तो एक वक्त पे बहुत सारे दुनिया के अलग-अलग देशों में ऐसे-ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज या तो ऐसी-ऐसी क्रियाएं बनी गई, या तो कोई एक ही जगह थी और पूरे दुनिया में फैली? देखिए, मैं इसको थोड़ा-सा कहूँगा, शायद ऑडियंस को कम अच्छा लगे, लेकिन फिर भी मैंने जैसा दुनिया को देखा है, मैं अपनी बात बताता हूँ। हर एक धर्म के लोगों में या हर एक कंट्री के लोगों में ये भाव डाल दिया कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। जापान वाले कहते हैं तुम एक आइलैंड में रहते हो, क्योंकि मैं जापान की लेडी से मिला हूं, उनसे मैंने कहा तुम सबसे श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुम्हें धरती से काट के एक आइलैंड में रखा गया है। मैं शिया लोगों से मिला, मेरे दोस्त हैं, वो ईरान के लोगों में बताते थे कि ईरान के लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। सुन्नी लोग कहते थे कि इराक है। क्रिश्चियनिटी कहती है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, बुद्धिस्ट कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ये इस मैनिपुलेशन की वजह से इसका एक उद्देश्य है, डार्क एज में लड़ाई होती रहनी चाहिए, डिवाइड एंड रूल चलते रहना चाहिए, लोग डिस्ट्रैक्ट रहने चाहिए। अदरवाइज हर एक के अंदर स्पिरिचुअलिटी का बीज है, हर एक अपने आप पा सकता है। तो उसमें एक भाव डाल देना कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसे ही मैं इसको एक भाव के रूप में डालता हूँ, एक मैनिपुलेशन हुआ। अदरवाइज क्या है, हम सब एक ही संतान है, एक ही ईश्वर की संतान है। अगर एक ही ईश्वर की संतान है तो सब जगह एक साथ सब एक जैसे हैं। लेकिन ये भाव कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये लड़ने पे मजबूर करता है और स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हमें उसका एसेंस लेना है और अपने एसेंस को हम शेयर कर सकते हैं। ओके, आप माया और इल्यूजन के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपके मुँह से सुनने के लिए भी तरसते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए। सी माया क्या है, जो इल्यूजन है ना, तो जो असली नहीं है लेकिन असली लगता है, इतना असली लगता है कि हम उसको असली और नकली में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो माया क्या है, मान लो सपना है, जब हम सपने के अंदर हैं तो सपना कितना रियल लगता है, कितना भी डरावना हो या कितना भी अच्छा हो, वो रियल लगता है, उसके भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं। लेकिन जब हम जागते हैं तो हम हंसते हैं कि अरे दैट वाज नॉट रियल। सेम वे अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब नकली है, ये माया है, तो आप कहोगे क्या चीज़ नकली है? दर्द भी होता है, बीमार भी होते हैं, मेरे बच्चे हैं, मकान है, ये स्टूडियो है जहाँ पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, नकली कैसे हो सकता है? बिकॉज वी आर इनटू द ड्रीम, वी आर इनटू ए सिमुलेशन टू एक्सपीरियंस समथिंग। ये हमारा स्वरूप नहीं है। असल में ह्यूमन इतना पावरफुल है, ह्यूमन क्रिएटर है, अहम ब्रह्मास्मि, जो सेंटर ईश्वर जिसको आप कहते हो, उसकी कंप्लीट नॉलेज है हमारे अंदर। लेकिन ईश्वर के पास अगर सब कुछ है, अबेंडेंस है, बीमार नहीं हो सकता, उसका एक्सट्रीम क्या होगा, ये एक्सपीरियंस करने के लिए वो इस सिमुलेशन में आया। ही क्रिएटेड दिस, ही वांट टू एक्सपीरियंस कि अगर मुझे डर, लोग कहते हैं डर क्या है, ईश्वर निर्भीक है, हम सब ईश्वर की संतान है, लेकिन एक्सपीरियंस करने के लिए हम इस सिमुलेशन में, इसलिए इसको हम माया कहते हैं। इट्स नॉट रियल। लेकिन हम उसको एक्सपीरियंस तभी कर सकते हैं जब हम कंप्लीट भूल जाएं जो हम हैं। कंप्लीट हम भूल के, कंप्लीट फॉरगेटफुल, वी आर experiencing, enjoying or suffering. Suffering and pain both are irreal. It's into the dream. ओके, अगेन एक वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, विराम बाद अंतिम तबक्कानी बातों प्रवीण जी साहब है।
स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, गरीबी एक क्राइटेरिया नहीं है कि गरीब आदमी नहीं पा सकता। क्योंकि मेरे साथ ये सेलिब्रिटी है, ये फिल्म स्टार है, ये बिजनेसमैन है, रियली मैं बता रहा हूँ, अगर ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। પ્રવીણજી, अंतिम पड़ाव है ये हमारे इस प्रोग्राम का। एक सवाल आपको मैं पूछना चाह रहा हूं। मुझे पता है कि आप खुले दिल से जवाब देने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति आप। स्पिरिचुअलिटी की बातें ज्यादातर देखा गया है कि सुखी संपन्न लोग जो होते हैं, जिनके पास अच्छी व्यवस्थाएं है, उनके धनोपार्जन की, ये अर्थोपार्जन की, जो सही में गरीब बहुत सारी तकलीफ है, जो सतत कंटिन्यू सहता रहता है, वो बेचारा इस बारे में सोच ही नहीं सकता। तो क्या थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, उसमें जाने के लिए स्वस्थता जो मन की होनी चाहिए, उसके बाद ही जाता है। और आज ज्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम है कि वो अपने अलग अलग जगह में ऐसा फंसा हुआ है, तो उस बेचारे को वो कैसे जा स्पिरिचुअल पाएगा? वर्ल्ड में जाने के लिए सूझता ही नहीं। यस, आपका क्वेश्चन काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूं। मीराबाई रानी थी और वो ज्ञान लेने के लिए संत रैदास के पास जाती थी, जो चमड़े का काम करते थे, गरीब थे। कबीरदास गरीब थे। गरीबी एक क्राइटेरिया नहीं है कि गरीब आदमी नहीं पा सकता। अगर संत रैदास ने पाया, कबीरदास जी ने पाया, सारे संघर्ष करने के बाद तो पाया जा सकता है। अब जो शब्द आपने यूज किया था वही ब्यूटीफुल शब्द है कि मन की स्वस्थता। मन की स्वस्थता और मन की बीमारी। हमारे स्पाइन में 7 चक्र हैं। उन सभी चक्रों में टेंडेंसीज हैं। तो जो नीचे का फर्स्ट चक्र है, बेस चक्र है, मूल आधार, उसकी में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती हैं। अगर वो आउट ऑफ बैलेंस है तो सर्वाइवल इशू रहते हैं। आज रात की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके लिए पूरी एनर्जीज उसकी उस चक्र पे सेंटर्ड हैं। तो ज़्यादातर जो लोग जिनको आपने पहले यूज़ किया कि उनके पास फाइनेंशियल मीन्स नहीं है या वो ज़िंदगी में संघर्ष में लगे हुए हैं, वो अभी उनकी एनर्जी मूलाधार में ज़्यादा है। दिस स्पाइन की एनर्जी उठ के ऊपर तब आती है तो होती है। लेकिन अब जो अमीर लोग हैं या सो कॉल्ड उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रगल्स नहीं है, तो एटलीस्ट ये माना जाता है कि वो मूलाधार चक्र से ऊपर उठ चुके हैं। एक और सवाल ये भी पूछना है प्रवीण जी आपसे कि जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज या तो लाइफ कोच है, वो कोच ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि सोसाइटी के जितने जाने माने लोग हैं वो मुझसे जुड़े हैं, जी, ऐसा दिखाकर अपने आप को उठाते हैं। बताने की कोशिश करते हैं कि मैं इनसे अलग हूं, क्योंकि मेरे साथ ये सेलिब्रिटी है, ये फिल्म स्टार है, ये बिजनेसमैन है। तो ये कहां तक कितना ये, क्योंकि ये करना भी मेरे हिसाब से अगेन इल्यूजन पैदा करने वाली बात है। यस, बेसिकली इनफैक्ट अगर आप इल्यूजन को नहीं तोड़ना चाहते तो वो आप स्पिरिचुअल हो ही नहीं। रियली मैं बता रहा हूँ, अगर ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मूवी बहुत अच्छी मूवी थी, 4 पार्ट में बनी। फर्स्ट पार्ट में नियो सिंपल मैन था, जस्ट एक कंपनी में स्टार्टिंग एम्प्लॉय था। फोर्थ पार्ट में ही वाज एन आर्किटेक्ट ऑफ दैट गेम। वो इतना सक्सेसफुल था, लेकिन दोनों ही मैट्रिक्स के हिस्से हैं। पॉपुलर लाइफ कोच या बहुत बड़े गुरु अगर वो मैट्रिक्स को नहीं तोड़ना चाहते, बेसिकली वो मैट्रिक्स तोड़ना नहीं चाहते। मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, ये प्रोग्राम अगर अतिथि है और सच के लिए है तो सच सुनने की क्षमता होनी चाहिए। वो मैट्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उस मैट्रिक्स में उनका एक स्टेटस है, वो स्टेटस वो कभी नहीं चाहते कि मैट्रिक्स टूटे। मैट्रिक्स टूटने का मतलब क्या है कि हायरार्कीज खत्म हो जाएं, ऑल इक्वल हो जाएं। ये उनको सूट नहीं करता अनफॉर्चुनेटली। और ऐसा गुरु जिसको अपनी पब्लिसिटी के लिए किसी और के सहारे की जरूरत हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके प्रवीण जी, ये कार्यक्रम की टैगलाइन है अंतरंग वातो अतिथिमा, यानी एक ऐसी चीज, ऐसी बात जो शायद किसी को पता नहीं है, या तो बहुत कम लोगों को पता है, या तो आज तक बताई नहीं है। और इस शो में आने वाले आप जैसे जितने भी अतिथि थे,
उन्होंने ऐसी ऐसी बात बताई। मैं आपसे एक एक सवाल, और इसी मामले में, जीवन में सबसे ज्यादा एक हताशा आ गई हो, जब सबसे ज्यादा प्रवीण जी टूट गए हो, ऐसी कोई घटना और किस तरह से ऊपर आए, और वो प्लीज आप खुल के बताइए अगर बताना चाहे तो एक्चुअली प्लीज। आप लोगों ने सुना होगा शायद, एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है भृगु संहिता की तरह, उसमें एक पेपर होता है। वो पेपर जब आप उसमें पूरा कंप्लीट भविष्य ऐसा कहते हैं कि आ जाता है। मैंने उस एस्ट्रोलॉजी का वो मेरा पेपर बाई चांस मिल गया। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, लेकिन स्टोरी है, लेकिन आज नहीं बताता, टाइम कम है। जब मुझे पेपर मिला तो उसमें ये लिखा था कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा फाइनेंशियल, जब आप भीख मांगोगे और आपके रिलेटिव्स विश्वास नहीं करेंगे। वो फेज था जब मैं अपना बैंक का सिक्योर जॉब छोड़ के जर्मनी चला गया। फाइनेंशियल स्ट्रगल था और मेरी फैमिली के लोग सोचते थे कि वो जर्मनी में रहता है, वेल सेटल्ड होगा और कुछ हमें सपोर्ट नहीं करता। वो अविश्वास का दौर था, हताशा का दौर था। एक तो आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो, इसके बाद कोई आप पे विश्वास नहीं कर रहा है ना, इस तरह के लांछन या आरोप सुनने को मिलते थे और फ्रस्ट्रेशन होता था कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो एक ऐसा दौर था। दौर से कैसे उभरे? उस समय तो लगता था कि ये दौर जल्दी से जल्दी खत्म हो। आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, मेरी जिंदगी का वो सबसे बेस्ट पीरियड था। अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। प्रवीण जी, ऐसी कौन सी चीज, अंतिम सवाल है मेरा, कि ऐसी कौन सी 3 चीज है जो प्रवीण जी आज भी चाहते कि ये मुझे इम्प्रोवाइज करनी चाहिए, ये अभी तक इतने लाइफ जर्नी में अभी भी ये गलतियां मेरे जीवन में है, ये 3 चीज ऐसी है जो मुझे अभी भी इम्प्रोवाइज करनी है। यस, एक तो मेरी बोलने की कला अच्छी नहीं है। मैं बहुत शाही स्वभाव का था, कम बोलता था। मैं जो जानता हूँ उसको मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह और अच्छा बोल पाता। जितना अच्छा आप इंटरव्यू ले रहे हो, इतनी अच्छी अगर मेरे बोलने की कला होती तो मैं बहुत लोगों को ज़्यादा बता सकता। एक मेरा टाइम मैनेजमेंट जो है, बहुत सारे काम मैं लास्ट मोमेंट तक छोड़ के रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब मुझे अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना सीखना चाहिए। तीसरी चीज़, मुझे लोग कहते हैं कि मुझे ना कहना सीखना चाहिए। मैं लोगों को ना नहीं कह पाता, लेकिन ये मैं नहीं बदलूंगा अभी भी। मुझे लगता है कि मैं ऐसा बन जाऊं कि मुझे ज़िंदगी में कभी किसी को ना कहना पड़े। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, हमसे बात थैंक करने यू के लिए वेरी बहुत मच बहुत सर, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। દર્શક મિત્રો, આથી ખાસ વાત પ્રવીણ ભાટિયાજી સાથે. પ્રવીણજી પોતે લાઈફ કોચ છે અને ગ્રેટ અવેકનિંગના નામથી એમના અલગ અલગ હિન્દુસ્તાન અને વિશ્વમાં અલગ અલગ જગ્યાએ એમના કાર્યક્રમો થાય છે. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક્સ અગેન. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।